तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। आज का दिन बहुत ही अफसोसनाक, क्योंकि आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे करोड़ों लोगों के पसंदीदा एक्टर अदाकार इरफान खान, उनकी मौत हो गई। सिर्फ 53 साल की उम्र, 1967 में जन्म हुआ था। और एक ऐसा अदाकार, एक ऐसा अभिनेता जिसके लिए हर दिल में जगह थी। आज सुबह से जब से ये खबर आई, उसके बाद जितने भी सारे सोशल मीडिया और उसके ग्रुप्स हैं, मैंने देखा कि ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जिसमें लोग सोगवार ना हो, जिनको अफसोस ना हो। ऐसा लगा कि जैसे कोई अपना बहुत ही करीबी, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो हमारे बीच नहीं रहा। लगभग हर एक की यही फीलिंग थी। ऐसे बड़े कम अदाकार होते हैं जो लोगों के दिलों में इस तरह से अपनी जगह बनाते हैं। इरफान खान, ख़ासतौर पर अगर मैं अपने देश की बात करूं, गिने चुने ऐसे एक्टर या अदाकार में से हैं जिनकी अदाकारी का लोहा शायद हर कोई मानता है। एक्टिंग क्या होती है? एक्टिंग सिर्फ बोलने या डायलॉग डिलीवरी से ही नहीं होती है। एक्टिंग कैसे आंखों से की जाती है, एक्टिंग कैसे चेहरे से की जाती है, बिना कुछ बोले हुए कैसे अदाकारी होती है, चलने से, उठने से, बैठने से, इन सब चीज़ों में कैसे एक्टिंग की झलक आती है, ये इरफान खान ने दिखाया। उनकी आंखें ही अपने आप में पूरी अदाकारी कर जाती थी। और यही वजह है कि जो लोग जानते हैं कि एक्टिंग या अदाकारी का मतलब क्या है, हर एक को इरफान खान से प्यार था। मेरे पर्सनल खुद जब ये खबर जैसी मुझे मिली, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, इसलिए कि ये खबर थी कि कल उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और उनको कोकिलाबेन हॉस्पिटल मुंबई में एडमिट किया गया। लेकिन इससे पहले खबर थी कि जिस कैंसर से वो लड़ रहे थे, लंदन से वहाँ से वो आए, ठीक ठाक हो रहे थे, रिकवर कर रहे थे। बीच में फिर उन्होंने अपनी जो आखिरी फिल्म थी अंग्रेज़ी मीडियम, उसके लिए शूटिंग भी की। बीच बीच में उसमें भी तबीयत ख़राब हुई, लेकिन शूटिंग करते रहे, फिल्म कंप्लीट भी हुई। उन्होंने ऑडियो मैसेज भी जारी किया। इस अंग्रेज़ी मीडियम यूनिट के साथ उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी शेयर किया। तो लग रहा था कि अब सब कुछ शायद ठीक हो और इरफान खान, हम सबके चहेते, वापस आए फिर से अपने उसी पर्दे पे, जिस पर्दे पे हम लोग देखने को आदी हैं उनके। लेकिन सब कुछ अचानक बदल गया। कल तबीयत बिगड़ी, आईसीयू में रखा गया और आज सुबह उनको बचाया नहीं जा सका, उनकी मौत की खबर आई। और दोपहर बाद, चूँकि एक तो लॉकडाउन है, ऊपर से सोशल डिस्टेंसिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत करीबी जो रिश्तेदार हैं और दोस्त हैं, जिसमें तिग्मांशु धूलिया जो उनके सबसे करीबी दोस्त हैं, जिन्होंने पान सिंह तोमर डायरेक्ट किया, वो और बाकी उनके जो करीबी लोग थे, वो सब वर्सोवा कब्रिस्तान गए और वहाँ उनको दफना दिया गया। तो एक बेहतरीन अदाकार, एक एक्टर, वो चला गया। लेकिन शायद सिर्फ शारीरिक रूप से गया है, क्योंकि इरफान खान का खुद ये कहना था कि मैं हूँ भी और नहीं भी हूँ। तो जब तक हम लोग अदाकारी और एक्टिंग की बात करेंगे, एक्टर की बात करेंगे, तब तक वो हम सब के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। उनके घर वालों को ऊपर वाला सब्र अता फरमाए और इस घड़ी में जो है हौसला दे, ताकत दे। बहुत सारे आप लोगों के मेल आए और हालांकि इस क्राइम तक की कहानी से इरफान खान की मौत की कहानी का कोई लेना देना या सिलसिला नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि हर एक को जानने का हक़ है अपने चहेते अदाकार के बारे में। तो फिर मुझे भी लगा कि इरफान खान की ज़िंदगी में झांक कर, शुरू से लेकर इरफान खान के यहाँ तक पहुँचने तक का एक जो पूरा सफ़र है, उस कहानी को आप तक रख सकूँ। इरफान खान का जन्म जयपुर में हुआ, राजस्थान की राजधानी है। और इनके जो वालिद थे, ये नवाब ख़ानदान से एक तरह से विरासत में इनको नवाबियत मिली थी। चूँकि रॉयल किंग के ज़माने से ये लोग साथ थे, इनके परिवार के पुराने पुश्तैनी लोग। तो वालिद जो पिता थे वो नवाब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन इरफान के वालिद ने नवाबियत छोड़ दी और इनका पुश्तैनी जो पूरा आबाद था, सारे लोग जो रहते थे वो टोंक में रहते थे। अभी राजस्थान में एक छोटा सा शहर है। तो टोंक से इरफान के वालिद जयपुर चले आए और नवाबियत उन्होंने छोड़ दी। पैसे वाले थे, उन्होंने अपना बिज़नेस किया। टायर का उनका बिज़नेस था और अच्छा खासा बिज़नेस था। बचपन इरफान का जयपुर में ही बीता। जब ये पैदा हुए तब इनका नाम जो है इरफान खान नहीं था, बल्कि इनका नाम रखा गया था साहबजादे इरफान अली खान।
तो साहबजादे इरफान अली ख़ान नाम था, लेकिन इरफान को लगता था कि ये बहुत बड़ा नाम है, लेकिन स्कूल में और बाकी जगहों पे यही उनका नाम चल रहा था। जयपुर में रहते थे, ननिहाल टोंक था, चूँकि बाकी सब रिश्तेदार वहाँ, खाला और सारी नानी वहीं रहती थी, नाना। तो अक्सर छुट्टियों में टोंक जाने का बड़ा शौक़ था इरफान को, और सबसे करीब जो थे ये अपने नानी के थे। इरफान अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। इनकी एक बड़ी बहन थी और 2 छोटे भाई, तो कुल 4 भाई बहन थे। पर नानी के बहुत करीब टोंक हमेशा जाना, वहाँ पे एक मौसी इनकी खाला वो भी रहती थी। बचपन में क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक़ था, क्रिकेट ही खेला करते, और साथ में नाटक करने का शौक़। कहते हैं कि इरफान क्रिकेट इतना अच्छा खेलते थे कि सीके नायडू टूर्नामेंट तक में उनका सिलेक्शन होने जा रहा था, और ये बड़ी बात थी। ये बीसीसीआई की तरफ से ये टूर्नामेंट होता है, लेकिन घर वालों की मर्ज़ी की वजह से वो नहीं जा पाए। वो खिलाफ थे कि खेलो कूदो मत, कुछ पढ़ो लिखो। घर वाले चाहते थे कि इरफान टीचर, प्रोफेसर या लेक्चरर बने। पर इरफान को शुरू में क्रिकेट का शौक़ था, एक्टिंग वैक्टिंग का कोई कीड़ा नहीं था। लेकिन रात को तब जयपुर और अजमेर रेडियो पे नाटक के शो आया करते थे, ऑल इंडिया रेडियो पे। वो पाबंदी से अपने दोस्तों के साथ सुना करते, और वहीं से पहली बार नाटक और थिएटर, इन चीज़ों की जानकारी मिलनी शुरू हुई। पर पूरी फैमिली फिल्म और सिनेमा देखने के ख़िलाफ़ थी कि सिनेमा अच्छी बात नहीं है देखना, तो इरफान भी इस बंदिश से बंधे हुए थे। लेकिन टोंक में जिस जगह पे इनके खाला का घर था, इनकी मौसी का घर था, वो घर बहुत बड़ा था, और उस घर की दीवार एक सिनेमा हॉल की दीवार से लगती थी, और उस दीवार के बीच में एक दरवाज़ा था। उस दरवाजे से खाला के घर से आप सिनेमा हॉल के अंदर जा सकते थे। लेकिन इरफान के वालिद, अम्मी, ये सारी चीज़ जो लोग थे बाकी, वो कहते थे कि बच्चे पिक्चर नहीं देखेंगे, तो सिनेमा देखने पे रोक थी। लेकिन इरफान के एक चाचा थे जो मुंबई में काम किया करते थे। साल में एक बार वो छुट्टी में आते, और जब वो आते तब इरफान और उनके सारे जो घर के बच्चे थे, उन्हें लगता था कि अब सिनेमा देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि चाचा जो है वो सारे ख़ानदान के बच्चों को एक साथ पिक्चर दिखाने ले जाते थे, और या फिर पैसे देते थे पिक्चर देखने के लिए। तो ये लोग चाचा का इंतज़ार किया करते थे। बीच बीच में जब ये अपने जयपुर से छुट्टी में नानी के घर जाते, फिर खाला के घर जाते, तो खाला को किसी तरह से पटाते थे कि ये दीवार का दरवाज़ा खुलवा दीजिए तो सिनेमा जाकर देख लें सिनेमा हॉल में। तो इत्तेफाक से उस वक्त उस सिनेमा में जो गेट कीपर थी वो भी एक महिला, एक औरत थी। तो खाला अब कहलवा देती थी कि बच्चों के लो देखने दो, तो वो दरवाज़ा खुल जाता था, जाकर ये लोग सिनेमा हॉल में बैठ जाते थे। लेकिन कब कहाँ से पिक्चर देखते थे इन्हें भी नहीं मालूम, क्योंकि जब दरवाज़ा खुल गया तभी अब पिक्चर चल रही है। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर जयपुर में आया, पढ़ाई की, कॉलेज तक पहुँचे, एमए में एडमिशन ले लिया। एमए उर्दू से कर रहे थे, और उस वक्त तक नाटक और इसका शौक़ चढ़ गया था। इसी दौरान में एक फ़िल्म आई। उस वक्त मिथुन चक्रवर्ती एक फिल्म इंडस्ट्री में आए, और एक फ़िल्म की थी मृग्या, आप लोगों को याद होगा, जिसमें नक्सल का रोल प्ले किया था। तो जब ये फिल्म आई और जयपुर में ये फिल्म रिलीज़ हुई, तो इरफान ने भी देखा, उनके दोस्तों ने भी देखा, और वहाँ से कुछ लोगों ने कहा कि इरफान तुम्हारी शक्ल मिथुन चक्रवर्ती से बहुत मिलती है। ये बात इरफान के दिल में बैठ गई। फिर उन्होंने भी देखा। उसके बाद सिर्फ बाल इरफान के घुंघरैले थे। वो गए सैलून, और जाकर वहाँ पे उन्होंने अपने बाल जो है ड्रायर से सीधे करवाए। लेकिन अब बाल एक ही दिन सीधा रह सकता था, फिर सो के अगले दिन उठे फिर वैसे ही हो गया। लेकिन मिथुन की तरह दिखने, मिथुन की तरह बाल, मिथुन की तरह चाल, इसकी कॉपी करनी शुरू की। फिर लगा कि नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं, कहाँ मिथुन चक्रवर्ती, कहाँ मैं। फिल्म इंडस्ट्री में हीरो, एक सबकी सोच थी उस वक्त, हीरो स्मार्ट दिखना चाहिए, ताकतवर दिखना चाहिए, और ये पतले दुबले। तो फिर लगा नहीं, ये सब बेकार की चीज़ें। उसी वक्त नसीरुद्दीन शाह की फिल्में आ रही थी, और एक तरह से फिल्म में जो मेन कॉमर्शियल फिल्में हैं उससे हटकर जो फिल्में थी, जो लोग बड़ा उस वक्त पसंद करते, एक से एक उस वक्त डायरेक्टर थे, और इस तरह की 8 फिल्में, चूँकि 2 लकीर खींची गई थी, एक कॉमर्शियल, एक 8 फिल्में, तो 8 फिल्मों का दौर था। नसीर, ओमपुरी, ये सारे लोग उस वक्त फिल्मों में काफ़ी काम कर रहे थे, और पिक्चर चल भी रही थी। तो जब नसीर की एक्टिंग देखी फिल्म में, तो पहली बार इरफान खान मुरीद हो गए, और उन्होंने कहा कि अगर एक आम शक्ल सूरत का इंसान भी इस
फिल्मों में काम कर सकता है, जैसे नसीर हैं या ओमपुरी हैं, तो फिर मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन हाँ उसके लिए एक्टिंग की ज़रूरत है। तब तक कॉलेज में कुछ छोटे मोटे नाटक करने लगे थे। उसके बाद नाटक करते करते फिर वहीं पे रविंद्र मंच है, वो रविंद्र मंच ज्वाइन किया जयपुर में, वहाँ पे नाटक करने लगे। इसी नाटक के दौरान इरफान को किसी ने बताया कि अगर तुम्हें फिल्मों में जाना और एक्टिंग करनी, अदाकारी करनी, नसीरुद्दीन शाह बनना है, तो ये सब ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से पढ़ाई की है। तो पूछा गया कि ये क्या है, तो इरफान को बताया गया कि NSD वो जगह है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ पे एक इंसान को बेहतरीन एक्टर बनाया जाता है। और कहा गया, कई इंटरव्यू में कहा है इरफान ने कि नसीर और ओमपुरी को तुमने देखा, इनसे बड़े बड़े एक्टर जो है वो NSD में पड़े हुए हैं, तो वहाँ जाओ, वहाँ तुमको सीखने को मिलेगा, फिर तुम बन सकते हो। ये बात दिमाग में घुस गई। इरफान ने तय किया कि वो NSD जाएंगे, लेकिन घर वालों को ये मंजूर नहीं, माँ बाप दोनों को। वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख के लेक्चरर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए। ये क्या एक्टिंग, अदाकारी, इसका कोई मतलब नहीं है। जो परिवार फिल्म देखने से ही रोके, वो फिल्म में अपने ही बच्चों को एक्टिंग करने कैसे भेज सकता था, ये सोच थी पूरी। लेकिन किसी तरीके से इरफान ने मनाया, ख़ास तौर पर पिता को, और कहा कि मैं प्रोफेसर ही बनूंगा, लेकिन सब्जेक्ट अलग होगा। तो इस तरह से समझाया कि मैं एक्टिंग NSD। तो फिर एक बार अपनी अम्मी को लेकर वो NSD पहुँचे और दिखाया। तो जब उनकी अम्मी पहुँची तो उन्होंने देखा कि ये तो पूरा एकदम कॉलेज जैसा है। तब उन्हें लगा कि नहीं, चलो लड़का ठीक है, और इरफान ने कन्विंस किया कि मैं यहाँ से पढ़ के और लेक्चरर या प्रोफेसर बन जाऊँगा। तो बात बन गई। लेकिन इसी दौरान जिस साल NSD में एडमिशन हुआ, उसी साल इरफान के वालिद की डेथ हो गई। अब घर में चूँकि सबसे बड़ा लड़का, बहन बड़ी थी, बाकी 3 भाई में सबसे बड़ा इरफान, तो घर का पूरा बोझ इरफान पर आ गया। और अब ये था कि क्या करें। इस दौरान में इरफान ने फिर, छोटे जो भाई थे उन्होंने मदद की, उन्होंने कहा तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। इरफान ने पढ़ाई जारी रखी NSD में, और उसी NSD में पढ़ाई के दौरान ही इत्तेफाक से एक बार किस्मत ने ऐसा खेल दिखाया कि मीरा कुमार एक फ़िल्म बना रही थी, सलाम बॉम्बे, और NSD का उन्होंने दौरा किया, उन्हें नए लोग सब चाहिए थे, और इरफान को देखा और इरफान को एक रोल ऑफ़र कर दिया, और वो काफ़ी बड़ा रोल था। तो जब NSD में इरफान थे तभी ये रोल मिल गया। लेकिन कुछ वक्त के बाद मीरा नायर से जब मुलाकात हुई तो पता चला कि वो रोल इरफान को उन्होंने कहा कि ये तुमको रोल नहीं दे सकते, ये तुम इसमें सूट नहीं कर रहे हो, फिट नहीं बैठ रहे हो। तो इरफान कहते हैं कि उस रात बहुत रोए कि एक पहला मौका इतना बड़ा बैनर में काम करने का मिल रहा था और वो कट गया। तो मीरा नायर को भी अफसोस हुआ, पर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुमको एक छोटा रोल देती हूँ, वो कर लो। इसके बाद अगर आप लोगों ने सलाम बॉम्बे देखी हो तो उसमें एक छोटा सा रोल है, मुश्किल से 15-20 सेकंड का होगा, वो पूरा 30 सेकंड, जिसमें इरफान खान को एक ख़त लिखने वाले के कैरेक्टर के तौर पे देखा गया। जो लोगों के, जो जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता, वो बैठ के ख़त लिखता है, तो वो ख़त लिखता है, उसमें बस उसके 2-3 डायलॉग थे। लेकिन फ़िल्म चूँकि कई अवार्ड के लिए चुनी गई तो उसमें इरफान को भी रिकग्नाइज़ किया गया, लेकिन ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं मिला, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं मिला इसके बाद। हालांकि मीरा नायर को इस बात का अफसोस था कि उन्होंने इसको वादा किया था बड़े रोल का और नहीं दिया, और ये वादा उन्होंने 10 साल बाद पूरा किया था, जब एक और फिल्म उन्होंने बनाई द नेम शेख, उसमें फिर इरफान को एक बड़ा रोल दिया था, तो उन्होंने वादा निभाया था। तो खैर सलाम बॉम्बे आई, लेकिन छोटा सा रोल किसी ने नोटिस नहीं किया, और NSD पास आउट करने के बाद अब इरफान ने मुंबई का रुख किया, और मुंबई में यहाँ से स्ट्रगल का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। मुंबई जाने के बाद कोई काम नहीं मिल रहा है। 87 की बात है जब वो NSD पास आउट किए, 87-88। बदनसीबी ये थी कि जब इरफान ने मुंबई में कदम रखा, तब जो आर्ट सिनेमा के नाम से सारी चीज़ें जानी जाती थी, जो एक पूरा पीरियड आया था, नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी, पंकज कपूर और बाकी ऐसे जो डायरेक्टर जो फिल्में बना रहे थे, वो धीरे धीरे फिल्में गायब होती गई, और मसाला फिल्मों ने उस दौर में बड़ी अपनी जगह बना ली थी। उसी वक्त सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार ऐसे हीरो आए, तो इस तरह की फिल्में चलने लगीं, और आर्ट फिल्में और उसके डायरेक्टर कहीं खो से गए, और उन्हें लगा कि इसका कोई मतलब नहीं है जहाँ पे सिनेमा हॉल में भीड़ ही नहीं आए। तो धीरे धीरे आर्ट फिल्में भी कम होती गई, और जिस कैलिबर के इरफान थे, उन्हें लगा कि
यहाँ पे कुछ करने को है नहीं, लेकिन अब वापस घर भी नहीं जा सकते थे नाकाम होकर। तो ये था कि कुछ तो करें। तो इस दौरान में फिर पता चला कि टीवी में कुछ काम किया जाए। इरफान का एक किस्सा टीवी को लेकर भी है कि जब ये जयपुर में थे और छोटे थे और जब ये लोग रेडियो पे सुन के नाटक किया करते थे आपस में, तो एक बार पूछा कि ये जो नाटक वाटक होता है ये सब कैसे, कहाँ से होता है, ये कैसे टीवी पे आएगा। तो किसी एक ने मजाक में कह दिया था कि वो जयपुर के सामने से एक टावर दिखता था, टीवी टावर। बोला उस टावर में होता, उस टावर में जाओ तो वहाँ पे तुमको भी ये सब प्ले करने को मौका मिलेगा। तो इरफान अपने कुछ दोस्तों के साथ लोहे का बाड़ पार करके उस टावर तक पहुँच गए, पर वहाँ जाके देखा ये तो सिर्फ टावर है, इसमें तो ना कोई इंसान है ना कोई और है। तो फिर बाद में पता चला कि वो मजाक था, लेकिन जुनून इतना था कि उस टावर में सच्चाई समझ के पहुँच गए थे। तो NSD करने के बाद फिर फिल्मों में काम मिला नहीं, टीवी सीरियल को पकड़ना शुरू किया। उस वक्त स्टार, सोनी, दूरदर्शन, इन सब पे बहुत सारे सीरियल बन रहे थे, तो बहुत सारे टीवी सीरियल में काम करना शुरू किया और उससे भी बहुत ज़्यादा पहचान नहीं बनी। जैसे श्रीकांत, भारत एक खोज, कहकशां, चाणक्य, इसके अलावा किरदार, द ग्रेट मराठा, बनेगी अपनी बात, डर, जस्ट मोहब्बत, जय हनुमान, बॉम्बे ब्लू, चंद्रकांता। इन सारे सीरियल में भारत एक खोज और चंद्रकांता दो ऐसे सीरियल थे जिसकी वजह से इरफान की थोड़ी पहचान और लोगों के अंदर एक रिकग्निशन मिलने लगी, लेकिन फिर भी कामयाबी बहुत दूर थी। इसी दौरान 2003 का एक दौर आता है। अब तक 10-12 साल हो गए स्ट्रगल करते हुए इरफान को, कामयाबी कुछ मिल नहीं रही है, लेकिन सीरियल में काम करके अपना गुजारा चल रहा है। 2003 में तिग्मांशु धूलिया बल्कि 2003 में तो ये लॉन्च हुई थी, उससे पहले 2000 के आसपास तिग्मांशु धूलिया एक फिल्म लेकर आते हैं जिसका नाम था हासिल। तिग्मांशु धूलिया और इरफान पुराने दोस्त थे और इनकी दोस्ती NSD के टाइम से ही थी। तो तिग्मांशु धूलिया ने कहा कि ऐसे ऐसे एक फ़िल्म है जो यूपी के स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे है, इलाहाबाद बैकग्राउंड में है। तो इरफान ने मजाक में भी कहा कि मुझे ही ले लो इस फिल्म में, जो एक रोल था मेन। तिग्मांशु धूलिया ने कहा कि नहीं, तुम जयपुर का बैकग्राउंड, राजस्थान, ये एकदम ठेठ इलाहाबादी नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ वक्त गीता की मीटिंग हुई, एक तलाश थी इस रोल के लिए। आखिर में तिग्मांशु धूलिया को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने कहा कि इरफान तुम ही ये रोल कर लो। 10 दिन की शूटिंग हुई मुंबई में। उस 10 दिन की शूटिंग के दौरान इरफान ने सारे डायलॉग बोले, लेकिन इरफान खुद कन्विंस नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो इलाहाबाद की ज़ुबान, भाषा है, जिस तरीके से बोलना है, वो फ्लुएंसी नहीं आ रही मुझे, वो मीठापन, वो सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं बस रट के बोल रहा हूँ। तो इरफान के कहने पे तिग्मांशु धूलिया ने उस पूरे 10 दिन की शूट को कैंसिल किया और इरफान ने कहा कि इसको मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो में शूटिंग हुई थी इसकी शुरू के, बोला इलाहाबाद में ही चल के शूट करते हैं, बट मुझे इलाहाबाद 10 दिन पहले भेज देना ताकि मैं थोड़ी भाषा पे पकड़ बना लूँ। इसका इरफान 10 दिन पहले पहुँचते हैं, वहाँ जाके आम लोगों से घुलते मिलते हैं, दिन भर उनसे बातें करते हैं, उनकी छोटी छोटी चीज़ों को, भाषा को पकड़ते हैं और उसके बाद फिर फिल्म की शूटिंग शुरू होती है। और हासिल वो फिल्म थी जिसने इरफान खान को इरफान खान बनाया, पहली ऐसी फिल्म थी जिसने इरफान खान को एक पहचान दी। और इस फिल्म के लिए बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला इरफान को पहली बार। इससे पहले जब NSD में एडमिशन लिया था तभी इस NSD में ही एक और उनकी साथी थी जो राइटर भी थी, सुतापा सिकदर। दोनों की मुलाकात दिल्ली के इसी NSD में हुई। सुतापा सिकदर और इरफान पठान दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, दोनों करीब आए और आखिरकार इन दोनों ने 1995 में दोनों शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, एक बाबिल, एक अयान। इसके बाद इनका स्ट्रगल का दौर चलता रहा। हासिल फिल्म 2003 में आई। हासिल ने एक पहचान दी। हासिल फिल्म के 2 साल के बाद ही एक और फिल्म आई, मकबूल, जिसमें पंकज कपूर की अदाकारी की सभी तारीफ़ करते हैं आज भी। मकबूल का वो जो कैरेक्टर था इरफान का, वो अपने आप में बड़ा अजीब सा कैरेक्टर था कि जो मकबूल है, जो फिल्म के सरदार हैं, वो उनके ख़ास भी है, वफ़ादार है और उनकी वाइफ के साथ उसका अफेयर भी है। तो इस मकबूल में भी इरफान को एक अलग पहचान मिली और फिर धीरे धीरे इरफान इस्टेब्लिश होते गए। लेकिन फिर बीच में ऐसा आया कि उन्हें लगा कि उस तरीके का कि सारे, अब जब मकबूल और जो ये दूसरी फिल्म थी हासिल, तो हर एक डायरेक्टर अपने यहाँ एक पैटर्न, एक चलन है
कि फिर उसी तरह के सारे रोल देने लगते, तो सारे उसी तरह के नेगेटिव, एक ही तरह का शेड सब कुछ मिल रहा था। इरफान उससे खुश नहीं थे। कई फिल्में हालांकि इस दौरान में अपनी काम चलाने के लिए किया, लेकिन एक दौर ऐसा आया कि वो बोर हो गए। उन्होंने लगा कि जो मैं करने आया हूँ वो कर नहीं रहा हूँ, तो मुझे ये फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। ये बड़ी सीरियसली सोचना शुरू किया, और तब तक कोई बहुत बड़ी मतलब इस तरह के रोल मिल भी नहीं रहे थे। वो सारे कॉमर्शियल और चलताऊ काम थे। तो इसी बीच में जब ये लग रहा था कि बोर हो रहे हैं और ये काम छोड़ देने चाहिए, तभी उन्हें फिर अलग अलग कुछ फिल्में मिलती हैं, और वो 2010 के बाद शुरू होती है, जिसमें सबसे जो बड़ी फिल्म थी जिसने इरफान खान को पलट के रख दिया उनकी अदाकारी को, वो थी पान सिंह तोमर। लेकिन ये पान सिंह तोमर पे आऊँ उससे पहले एक फिल्म थी जिसपे दुनिया भर में इरफान को जिसने एक पहचान दिलाई थी, वो ब्रिटिश डायरेक्टर थे एक, और वो फिल्म बना रहे थे द वॉरियर। बड़े बजट की फिल्म थी, लेकिन वो किसी जाने माने हॉलीवुड स्टार को लेना नहीं चाहते थे, और उन्हें तलाश थी एक ऐसे अदाकार की जो एक्टर अच्छा हो लेकिन अननोन हो। तो उनकी नज़र जाकर पड़ी इरफान पर, और इरफान को लेके उन्होंने बनाई थी। ये फिल्म थी 2001 में। मैं अगर हिंदी की फिल्म की बात करूँ तो 2003 हासिल ने इस्टेब्लिश किया, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड वाइड जो एक्लेम मिला, जो तारीफ़ हुई इरफान की अदाकारी की, वो थी द वॉरियर। द वॉरियर फिल्म ने 2001 में आई थी। इसने इरफान खान की अदाकारी की झलक पूरी दुनिया को दिखाई, और लोगों ने लोहा माना। उसके बाद 2003 में फिर हासिल, फिर उसके बाद मकबूल, फिर कई फिल्में आईं, कॉमर्शियल फिल्में भी बहुत सारी आईं। लेकिन जिस फिल्म ने इरफान की अदाकारी का लोहा मनवाया हिंदी जगत में, वो पान सिंह तोमर फिल्म थी। पान सिंह तोमर का जो रोल था, जिस तरीके से एक भारत के लिए खेलने वाला एक ओलंपियाड नेशनल जिसके ऊपर रिकॉर्ड थे दौड़ने में, आर्मी में गया, उसके साथ जुल्म होता है, वो पूरी कहानी। तो इरफान खान ने एक जगह कहा था कि ये कैरेक्टर जो है उनके वालिद से बड़ा मिलता जुलता था, और इस फिल्म के लिए इरफान खान को 2012 में नेशनल अवार्ड मिला था राष्ट्रपति के हाथों। इससे पहले फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, 2011 में पद्मश्री भी मिला। और लेकिन असली पहचान दिलाई और नेशनल अवार्ड दिलाया वो था फिल्म पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर मैंने कम से कम 8-10 बार तो देखी होगी, लेकिन इरफान की सबसे ज़्यादा जो फिल्म मैंने देखी है वो हासिल है। अनगिनत बार जब भी मूड होता है बैठ के लगा देता हूँ, और वो लगता है कि बिल्कुल पहली बार देख रहा हूँ। मकबूल एक वो भी फिल्म है। जो इरफान ने इस दौरान में फिल्मों में काम किया, जितनी फिल्मों में काम किया, अंग्रेज़ी फिल्मों में बहुत काम किया जिसको वर्ल्ड वाइड तारीफ़ मिली। तो उनकी फिल्मों के अगर कुछ मैं नाम लूँ, हासिल जैसे आपको बताया, मकबूल बताया, कसूर जिसके एक बड़े गाने सारे हिट हुए थे अमिताभ बच्चन के साथ, पीकू, द नेम से एक जो मैंने बताया था, मीरा नायर ने जब सलाम बॉम्बे में जो रोल कम दिया था, फिर उन्होंने 10 साल बाद अपना वादा किया था, क्योंकि उन्हें इरफान के टैलेंट के बारे में जानकारी थी। गुमनाम, गुनहगार, कसूर, रोग के गाने बहुत फेमस महेश भट्ट की फिल्म थी, और रोग ने कॉमर्शियली बड़ा हिट किया था इरफान खान को। लाइफ ऑफ पाई सुपर डुपर हिट फिल्म थी ये। हिंदी मीडियम हम सभी जानते हैं, 100 करोड़ के क्लब में पहुंची थी ये फिल्म, और बेहद छोटे बजट की फिल्म थी। 8-10 करोड़ में बनी थी और 100 करोड़ से ज़्यादा इसने कमाया था। ब्लैकमेल, कारवां भी बहुत अच्छी फिल्म थी। करीब करीब सिंगल, इस फिल्म ने भी बड़ी तारीफ बटोरी और इसने पैसे भी कमाए। ये फिल्म इरफान खान के एक दूसरे शेड को दिखाता है पूरी तरह से। स्लम डॉग मिलियनेयर, ये हम सभी ने देखी है अनिल कपूर के साथ। उसमें एक इंस्पेक्टर का रोल, जो जिन्हें लगता था कि जो जमाल जो खेल रहा है ये चीट कर रहा है, और इस फिल्म को ऑस्कर भी मिला था, और उस ऑस्कर में इरफान भी शामिल हुए थे। इसके अलावा लंच बॉक्स नवाज़ के साथ दोनों की फिल्म लाजवाब फिल्म थी। संडे कॉमेडी फिल्म थी। तलवार, जो आरुषि तलवार के ऊपर फिल्म बनी थी, उसमें सीबीआई अफसर का रोल प्ले किया था इरफान खान ने। ये वो सारी फिल्में थीं जिसने इरफान खान को एक अलग पहचान दी थी। स्पाइडरमैन जो वर्ल्ड वाइड हिट थी, सुपर हिट थी। एक ऐश्वर्या राय के साथ भी फिल्म थी जज्बा। तो ऐसी कई फिल्में, और
बिल्लू बार एक इसमें शाहरुख खान के साथ। तो ये सारी वो फिल्में थीं जिसने इरफान के अलग अलग शेड को दिखाया। अब इरफान से जुड़ी हुई कई और चीज़ें, कहानियाँ थीं। जब 9/11 हुआ और इरफान खान फिल्म की शूटिंग के दौरान में, वो यूरोपियन प्रोडक्शन की फिल्म कर रहे थे और उनको जाना था न्यूयॉर्क, तो ये अमेरिका पहुँचे थे। जब अमेरिका पहुँचे तो वहाँ 9/11 के बाद सख्ती थी पूरी। और ये आप लोगों को शाहरुख खान वाला भी किस्सा पता है कि कैसे एयरपोर्ट पे रोका गया था और कपड़े उतार के चेकिंग हुई थी। तो जब इरफान खान के साथ 2 बार ऐसा हुआ अमेरिका में, एक तो जो 9/11 का सस्पेक्टेड था उस वक्त शुरू में, उसका नाम भी मिल रहा था, इरफान खान ही नाम था। तो अब ये जब पासपोर्ट पे देखा इरफान खान तो उन्हें डाउट हुआ, बाकायदा रोका, लंबी पूछताछ हुई, उसके बाद पता चला नहीं ये एक्टर हैं। चूँकि इरफान ने हॉलीवुड की फिल्मों में काफ़ी काम किया और सारी हिट फिल्मों में काम किया, तो थोड़ी देर के बाद पता चल गया कि नहीं ये इंडियन एक्टर हैं और इन्होंने इन फिल्मों में काम किया है, तो उन्हें छोड़ा गया। लेकिन दूसरी बार भी ऐसे ही हुआ कि फिर उनको पकड़ा गया और फिर उसका छोड़ा गया, क्योंकि नाम की वजह से। बाद में फिर ऐसा कुछ हुआ कि इरफान खान ने अपना नाम भी की स्पेलिंग चेंज की, IRFAN इरफान था उनका। पहले तो उन्होंने साहबजादे अपने नाम के आगे से हटाया कि बड़ा नाम हो रहा है, उसके बाद अली हटाया, सिर्फ इरफान खान बने। उसके बाद एक दौर में ये जब हुआ था तो वो खान भी हटाना चाह रहे थे अपने नाम के आगे से, लेकिन फिर घर वालों ने ही समझाया तो नहीं हटाया, इन्हीं चीज़ों की वजह से। लेकिन फिर अपने स्पेलिंग को उन्होंने बदला और IRFAN की जगह पे बाद की जितनी फिल्में आप उनमें टाइटल नाम देखेंगे तो उसमें IRR कर दिया। असल में इरफान को अपना ये जो प्रोनाउंसिएशन है जो निकलता है वो ज़्यादा पसंद था, तो उसी को उस पर दबाव डालने के लिए RR लगाया, तो इरफान। फिर तो बाकी की जो सारी फिल्में आने लगी उसमें इरफान खान नाम आने लगा। तो ये सब कुछ चल रहा था और सब कुछ ठीक ठाक था, बल्कि अब एक्टिंग में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट और बहुत बड़े बड़े सारे रोल ऑफर भी मिल रहे थे। लेकिन तभी फिर ज़िंदगी एक ऐसा दांव पलटती है कि सब कुछ बदल जाता है। 2018 और 5 मार्च, दुनिया में किसी को कुछ पता नहीं था, इरफान खान अचानक एक ट्वीट करते हैं 2018 5 मार्च, और ट्वीट करके वो बताते हैं कि उन्हें एक मतलब दुर्लभ टाइप की बीमारी है और उस बीमारी के बारे में पहली बार वो जानकारी देते हैं एक ट्वीट के ज़रिए, और फिर कहते हैं कि बाकी आप लोग दुआ करें। बाद में फिर धीरे धीरे पता चलता है कि उन्हें एक तरह का कैंसर है और ये दुनिया में बड़े कम लोगों को इस तरह की बीमारी होती है। और इस बीमारी के बारे में जब पता चला उसके बाद वो इलाज के लिए लंदन गए। लंदन में काफ़ी टाइम तक इलाज रहा, फिर वापस आए। कहते हैं इसकी वजह से बड़े तकलीफ़ में रहे, लेकिन बीच बीच में वो अपने लोगों को बताते, मैसेज करते कि ठीक हूँ, और लगभग ठीक रिकवरी ही हो रही थी। लंदन से ये लास्ट अभी 19 में लौट कर आए और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बीच बीच में टेस्ट नॉर्मल और बाकी चीज़ों के लिए फिर ये मुंबई के अस्पताल में जाते थे, क्योंकि लंदन बार बार आना जाना मुश्किल था। इधर लॉकडाउन की वजह से जो रूटीन टेस्ट था उसमें कुछ बार गड़बड़ी भी हुई, लेकिन बीमारी तो थी। कल ज़्यादा तबीयत ख़राब भी हुई, बिगड़ी, उसके बाद ले जाया गया, ICU में रखा गया और इसके बाद मौत हो गई। लेकिन सवाल ये है कि जब वो रिकवर होकर आ गए उसके बाद अचानक ये मौत कैसे हुई। इसी 25 अप्रैल को, जो अभी गुजरा है 4 दिन पहले, इरफान खान की ज़िंदगी में एक बड़ी और अफसोसनाक चीज़ हुई थी। उनकी जो अम्मी थी, उनकी जो वालदा, जो माँ सईदा बेगम, उनका इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई। 82 साल की उम्र थी, बीमार भी थी, और 25 अप्रैल को अचानक उनकी मौत की खबर आती है। वो जयपुर में थी, इरफान मुंबई में अपने घर पे। लॉकडाउन और बाकी चीज़ों की वजह से, और चूँकि न प्लेन न ट्रेन न कोई और ज़रिया, और इरफान ख़ुद बीमार, तो सड़क के रास्ते जा नहीं सकते थे, तो वो अपनी माँ के जनाजे में यानी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। और कहते हैं माँ की मौत की खबर ने उन्हें और ज़्यादा बेचैन कर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए या वीडियो के ज़रिए उन्होंने अपनी माँ के आखिरी रस्म को देखा 25 अप्रैल को। माँ की मौत ने एक गहरा सदमा दिया, और कहते हैं 25 अप्रैल के बाद से ही इरफान की
जो तबीयत है वो बिगड़नी शुरू हुई। 25, 26, 27 3 दिन इसी तरह से गुजरे। 28 को उनकी कल तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद कोकिलाबेन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो रात भर आईसीयू में रहे। उसके बाद आज उनकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं जो उनकी माँ की मौत हुई उसका एक गहरा असर इरफान खान पे पड़ा, और यही वजह है कि इरफान की तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो 3 दिन पहले माँ की मौत और 3 दिन के बाद इरफान की मौत। फैमिली में उनकी पत्नी है सुतापा सिकदर, 2 बेटे हैं बाबिल और अयान। अपने एक इंटरव्यू में कहा था इरफान खान ने कि अगर उन्हें मौका मिले जीने का तो वो अपनी बीवी के लिए जीना चाहेंगे एक बार। दोनों में तब 95 करीब 25 साल हो गए, बहुत ही प्यार। और इरफान ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि अगर मैं इस कैंसर की इस लड़ाई के बावजूद अगर मैं अभी भी जी रहा हूँ और जूझ रहा हूँ ज़िंदगी से, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सुतापा सिकदर की वजह से, क्योंकि 24 घंटे 7 दिन ये मेरे पास खड़ी होती है और मेरे लिए खड़ी रहती है। तो इसलिए अगर मुझे एक मौका मिला तो मैं सुतापा सिकदर के लिए जीना चाहता हूँ। ये इरफान ने बाकायदा इंटरव्यू में कहा था। 53 साल की सिर्फ उम्र में इरफान इस दुनिया से जा चुके हैं। बहुत सारे अदाकार आएंगे, आते भी रहें, और कहते हैं ना कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री है हमेशा चलती रहेगी, लेकिन कम अदाकार ऐसे होते हैं जो अपनी छाप छोड़कर इस तरह से जाते हैं, जैसे इरफान। और जैसे ये मैंने बताया आपको शुरू में, कैसा लगा इरफान की जब मौत की पहली बार जब खबर आई, पहली बार जब सुना, तो ऐसा लगा कि जैसे अपने वो बहुत करीब अपनों के बीच में से कोई चला गया हो। फिर मुझे लगा शायद ये मेरी फीलिंग में बहुत ज़्यादा क्लोज, मैं 2 बार मिला हूँ इरफान से, और दोनों मुलाकात में मुझे कभी मतलब कुछ ही ऐसे 2-3 एक्टर हैं, मिला बहुत सारे लोगों से हूँ, जिनको मिलने के बाद मुझे लगा ही नहीं कि ये लोग इतने बड़े सितारे हैं या इतने बड़े एक्टर हैं, इतने बड़े हीरो हैं, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं। उनमें एक इरफान, मतलब जब आप बात करें तो ऐसा लगेगा, आपको लगेगा कि आप अपने आसपास के किसी शख्स से बात कर रहे हैं जिसको आप पता नहीं बरसों से जानते हैं। इस तरीके की सादगी, इस तरीके का अपनापन। और जब बात करें, लेकिन उसमें एक कशिश थी कि जब आप इरफान से बात करें तो आप सिर्फ चेहरा देखते रहें तो लगता है कि इस आदमी की हर चीज़ जो बॉडी में है वो बोल रही है। आंखें अलग बोल रही है, चेहरा अलग बोल रहा है, हाथ पैर अलग बोल रहे हैं, मतलब हर जगह पे अदाकारी कूट कूट कर भरी हुई है, और वो मुलाकात आप भूल नहीं सकते। तो 2 बार मुझे खुशकिस्मती से मिला मौका मिलने का, और इन दोनों बार की मेरे पास जो राय है वो यही है कि जितना बेहतरीन अदाकार उससे कहीं बड़ा इंसान। इरफान ने कई बार अलग अलग कुछ बयानों की वजह से विवाद में आए थे, जैसे कुर्बानी को लेकर था। हालांकि जो कहा उससे पीछे कभी हटे नहीं, और कहा कि नहीं मैंने जो कह दिया वो कह दिया, तो ये भी एक अलग पहचान थी। लेकिन इरफान की अदाकारी और इरफान की एक्टिंग, जब तक सिनेमा है, जब तक अदाकारी की दुनिया है, शायद हम में से कोई कभी भूलेगा। इसी दुआ के साथ कि इरफान खान के परिवार वालों को, उनके घर वालों को ऊपर वाला सब्र दे, उन्हें जन्नत दे, और सभी को हौसला दे जो उनके अपने हैं, उनके जयपुर में घर वाले हैं, कि वो इस मुश्किल घड़ी को सह सके। तो इरफान खान की जो जितनी जानकारी मुझे लगा आप लोगों तक आज पहुंचा सकूं, मेरी कोशिश थी छोटी सी, कुछ कमी रह गई हो तो माफ़ कीजिएगा। कल मुलाकात होगी आपसे रात 9 बजे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।